ज्योतिबा फुले जयंती समारोह व जय भीम शोभा यात्रा के संदर्भ में आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष यमुनानगर माननीय दिनेश चौधरी, डॉक्टर कमलेश कुमार, प्रकाश सिंह पटेल सहित सैकड़ों लोग भागीरथी गार्डन गोकुराव में आयोजन किया गया। चीजें हुई हैं और हमारे बच्चे का जो है कि स्कूल से नाम काट दिया गया, क्योंकि ईसाई लोग इस देश के अंदर जब आए हैं तो बहुत सारी चीज़ों इन लोगों ने इस देश में, खासकर एजुकेशन सिस्टम का जिस तरीके से ईसाइयों ने इस देश के अंदर काम किया तो बहुत ही सराहनीय है। और फुले साहब का एडमिशन जो है कि ईसाई स्कूल में होता है और वहाँ से पढ़ते हैं 1 से लेकर के 9 तक लगातार पूरे क्लास को टॉप करते हैं। और टॉप करते करते जब 10वीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो 10वीं का बोर्डिंग होता है, वहाँ पहले तो 8 का भी बोर्डिंग होता था, 5 का भी होता था, लेकिन हर चीज़ का टॉप करते रहते हैं। लेकिन गरीबी के कारण जो है कि इनके पिताजी की उसी समय नौकरी वोकरी चली जाती है या कहानी में रिटायरमेंट हो जाते हैं और इनकी स्थिति होती है कि कक्षा 10 में ये पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन 3 दिन 4 दिन एडमिशन, जब नया सत्र शुरू होता है तो एडमिशन नहीं होता, ये जाते नहीं स्कूल। तो स्कूल के टीचर थे इनके घर जाते हैं और इनके पिता ही सारी बात बताते रो देते हैं, मेरी स्थिति अब नहीं है, मैं अपने बच्चे को आगे पढ़ा पाऊँ। फिर वो जो टीचर थे ईसाई समाज के, उन्होंने कहा नहीं, आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, इतना होनहार बच्चा है, इसका पूरा खर्चा स्कूल विद्यालय से निकाल करेगा, इनको पढ़ाया जाता है। उस दौर में ये सब सारी चीज़ें देख के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहीं, क्योंकि जब हाई स्कूल आदमी पहुँचता है तो नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगता है। हाई स्कूल का मतलब होता है 14-15 साल की उम्र। इसमें से 1-2 लोग हैं 14-15 साल के ना, 14-15 साल की उम्र जो होती है, थोड़ा थोड़ा सोचने की चेतना बढ़ने लगती है, कुछ जानने की चेतना बढ़ने लगती है। तो ज्योतिबा फुले भी बहुत सारी चीज़ों पर अपने स्कूल में बात बहस करते हैं, टीचरों से बात करते हैं, छुआछूत पे बात करते हैं, अस्पृश्यता बात करते हैं, महिलाओं के स्कूल में लड़कियाँ क्यों नहीं पढ़ती इस पर बात करते हैं, क्योंकि उस समय किसी भी स्कूल में किसी भी जाति की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चमार हो, कोल हो, कलवार हो, पटेल हो, कुर्मी हो, चाहे जो यादव हो, किसी भी जाति की महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ब्राह्मण से चाहे ब्राह्मण जाति के हो। तो ये सोचते हैं कि आखिर में जब हम लोग पढ़ सकते तो लड़कियां क्यों नहीं पढ़ सकती। और इन्हीं सारी चीज़ों को करते करते देखते देखते इनके दिमाग में विचार आता है, इसके खिलाफ हमको आंदोलन करना चाहिए, इसके खिलाफ हमको समाज में जागरूकता काम करना चाहिए। हाई स्कूल टॉप करते हैं और जो मिशनरी जो स्कूल होती है, स्कूल का एक टीचर होते हैं जो बहुत ही सामाजिक चेतना से लबरेज व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने सबसे पहले इनका सहयोग किया और वो कहते हैं कि मेरे साथ आओ। और ये करते हुए देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर सामाजिक चेतना, सामाजिक विचार, एक क्रांति का जो एक ज्वाला अंदर फूट रहा है। तो जो उस स्कूल के जो टीचर होते हैं वो कहते हैं, जो नए धर्मगुरु उनके यहाँ बोला जाता है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पादरी जो होते हैं, वो कहते हैं कि हम चलो हम तुम मिल करके ये काम करते हैं, जो तुम्हारे दिमाग में है वो कुछ मेरे दिमाग में भी सवाल है, उसको चलो दोनों लोग मिल के समाज में हल करते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे चलता है और फिर पादरी साहब कहते हैं कि ऐसा है, आप तो जो एक हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, मैं ईसाई हूँ और हिंदू धर्म में तुमको सम्मान मिला नहीं, धर्म के आधार पर तुम्हारा शोषण एवं अत्याचार होता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम ईसाई बन जाओ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दिन अच्छा फिर भ्रमण करते हैं, तब तक इनके बहुत सारे लोग इनके हैंड्स बढ़ते रहते हैं, लोग बढ़ते रहते हैं। तो कई लोगों के बीच में विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद लगता है इनको कि हम धर्म के बीच में क्यों जाए। फिर पता चलता है कि पादरी साहब से इस बात के साथ इनका मतभेद होता है कि हम धर्म में नहीं जाएंगे, बल्कि धर्म के आधार पर देश में शोषण हो रहा है, तो हम ऐसे धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा विचारधारा बनाएंगे जिसमें जाति के नाम पे किसी का शोषण न हो, धर्म के नाम पे किसी का शोषण न हो, जाति के आधार पे सम्मान और जाति के नाम पे अपमान न हो, जाति के नाम पे जो है कि तिरस्कार और जाति नाम पुरस्कार न मिले। इन तमाम चीज़ों के साथ इनकी दिमाग में चेतना फैलती है और उसके बाद इन्होंने इस देश के अंदर सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं को लेकर के चेतना इनके अंदर आई, महिलाओं को कैसे पढ़ाया जाए। सर्वप्रथम इन्होंने अपनी पत्नी माता ज्योतिबा फुले जी को पढ़ाने का काम किया और उनके पढ़ाने के बाद इस देश के अंदर इन्होंने 1848 में पहला महिलाओं का स्कूल खोला, जो पूरी दुनिया के इतिहास में ये दिखाता है कि पूरे भारत के अंदर पहला अगर महिलाओं को कोई विद्यालय खोला तो ऐसे हमारे महापुरुष ने खोलने का
धीरे कई विद्यालय कई जगहों पे कई जिलों में धीरे राज्य से दूसरे राज्य में इसका विचार विमर्श फैलने लगता है। उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले इनके साथ साथ जो है कि स्कूल जब खोलते हैं माता सावित्रीबाई फुले, क्योंकि उस समय इनके पास धन दौलत संपत्ति नहीं था, घर नहीं था, जमीन नहीं था बहुत, क्योंकि इनको घर और गांव से भी निकाल दिया गया। तो बहुत शॉर्टकट में बात थोड़ा कर रहा हूँ, नहीं तो लंबी हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद जो है कि एक माली जाति में पैदा हुआ व्यक्ति सोचता है कि आखिर में स्कूल खुलती है 1848 में, वो स्कूल को खोलने के लिए फातिमा शेख नाम की महिला जो होती हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले की सहेली होती हैं, वो माता सावित्रीबाई फुले को अपनी जो है पिताजी से मिलाती हैं और पिताजी उनके बोलते हैं बहुत अच्छा विचार है, हम आपको जमीन देंगे, आप स्कूल खोलो। तब वहाँ पे स्कूल खोला जाता है। इस तरीके से दर्जनों जो है इस देश के अंदर स्कूल खोलने का काम किया। चाहे इस देश के तमाम तरीके जो आडंबर थे, तमाम इस तरीके के देश के अंदर तमाम इस तरीके की अपवाद थी कि कहीं सती प्रथा का समय था कि एक किसी पत्नी का पति मर जाता था तो पता चलता था पत्नी को भी उसके साथ भी जला दिया जाता था, उसको मृत्युदंड दिया जाता था। और बोलते थे कि ये हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, उस आधार पर समाज चलता था। उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, सती प्रथा जैसे कानून को खत्म कराने का काम किया। इस देश के अंदर तमाम ऐसे विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं इसको, अनाथालय बनवाए बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी स्कूल कॉलेज के साथ साथ इन्होंने जो है कि लड़कियों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा बनाने लगे, चंदा मांग करके लोगों, जिससे हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत बड़े दायरे में था। ऐसे इस देश के अंदर हम बहुजनों के महानायक, हम सब के जो है कि प्रेरणा स्रोत और जिनकी बदौलत हमारी माताएं बहनें इस देश के अंदर जो है कि शिक्षा ग्रहण कर रही, तो ऐसे 3 महारथी इस देश के अंदर पैदा हुए हैं जो महिलाओं को शिक्षा देने का जिन लोगों ने काम किया। पहला नाम जो है कि महात्मा ज्योति। ऐसी कलम न चलाएगा कोई, साहब के जैसा न आएगा कोई, पढ़ा जिसने अम्बेडकर को दिलो जान पे मरते हैं, बेटे हैं जो नादान वही अपमान भीम का करते हैं, बेटे हैं जो नादान वही अपमान भीम का करते हैं। डायरी में संविधान को रहना पड़ेगा, जय भीम कहना पड़े, न लेना नया कोई फैशन है, भीम इज्जत जुनून का पैसन है। चीन, अमेरिका, लंदन जिनको सिर झुका के पाँव पड़ते हैं, बेटे हैं जो नादान वही अपमान भीम का करते हैं, बेटे हैं जो नादान वही टाइगर रविंदर विकास विपुल इंसाफ के लिए लड़ते हैं, बेटे हैं जो नादान वही अपमान भीम का करते हैं, बेटे हैं जो नादान वही अपमान भीम का करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत अच्छा गाना विचार होता कि सुनिए